कि लाख दलदल ही सही पाँव जमाए रखिए, कि लाख दलदल ही सही पाँव जमाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुक सकता, कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुक सकता। बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। हाँ दोस्तों, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन मेहरा और स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल पवन सर अकेडमी में। तो दोस्तों, आपको मायूस नहीं होना है, मन लगा के पढ़िए, एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के इतिहास में चंद वंश के बारे में, कुमाऊं के चंद वंश के बारे में। तो दोस्तों, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुमाऊं के चंद वंश और पंवार वंश के बारे में। तो आज बात करने वाले हैं दोस्तों हम कुमाऊं के चंद वंश के बारे में, कुमाऊं के चंद वंश के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम उत्तराखंड के इतिहास की बात करें तो हमें बहुत कम जानकारी मिलती है, हमें विस्तार में इसकी जानकारी नहीं मिलती। तो जितनी भी जानकारी मिलती है वो बहुत ही कम हमें जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, चंदों का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है, इसमें अनेक प्रतापी राजा हुए। लेकिन दोस्तों, इसका जो संस्थापक है अभी भी इसके बारे में मतभेद है, अभी तक क्लियर नहीं है इसका संस्थापक कौन है, सही रूप में वास्तविक रूप में कौन संस्थापक है, इसके बारे में अभी तक नहीं मालूम है। तो दोस्तों, जब कत्यूरी शासन का बिल्कुल पतन हो गया था, तो दोस्तों उत्तराखंड के पूर्वी भाग यानी कि कुमाऊं की बात करें तो उस पर चंद वंश का शासन स्थापित हो गया था। अगर पश्चिम भाग की बात करें तो पश्चिम भाग यानी गढ़वाल पर पंवार वंश का शासन स्थापित हो रहा था। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं। तो उत्तराखंड की अगर बात करें तो दोस्तों, इसका जो पूर्वी भाग था जिसे कुमाऊं कह सकते हैं हम, तो इसके पूर्वी भाग यानी कुमाऊं पर चंद वंश का शासन प्रारंभ हो गया था, यानी स्थापित हो गया था चंद वंश का। दोस्तों, अगर हम बात करें पश्चिम भाग की तो दोस्तों पश्चिमी भाग यानी कि गढ़वाल पर, तो गढ़वाल पर पंवार वंश का शासन स्थापित हो गया था। तो यानी कि यहाँ पंवार वंश की सत्ता स्थापित हो रही थी। तो दोस्तों, अगर बात करें हम इसकी जानकारी, तो जो जानकारी है चंदों की वो कहाँ से मिलती है, तो जानकारी दोस्तों मिलती है हमें साहित्य से। तो साहित्य जैसे मुस्लिम साहित्य हो गए, साहित्य में मुस्लिम साहित्य, तो यहाँ से इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। वंशावली, तो दोस्तों वंशावली यानी जो शासक हुए, राजा हुए आगे, तो उनके बारे में वंशावली से हमें जानकारी मिलती है। और साथ ही दोस्तों स्मारक हुए जैसे मंदिर, महल, किले, इन सब से हमें चंदों के बारे में जानकारी मिलती है। और साथ ही दोस्तों अभिलेख की बात करें तो दोस्तों कुछ चंद राजाओं के हमें अभिलेख मिलते हैं जिनसे हमें इनके चंदों के शासन प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। और साथ ही दोस्तों शासन के बारे में बात करें यानी किन किन राजाओं ने शासन किया, तो इससे हमें जानकारी मिलती है। दोस्तों, चंदों का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन दोस्तों चंद राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन है इसके बारे में अभी भी हमारे पास सही जानकारी नहीं है। तो इसके बारे में भी इतिहासकार जो हमारे हुए उसमें मतभेद है। जो इतिहासकारों में मतभेद है वो दो व्यक्तियों को लेकर है, दो राजाओं को लेकर है, एक थोरचंद के बारे में और दूसरा सोमचंद के बारे में। तो इतिहासकार अलग अलग इन दोनों को कुमाऊं में चंद राजवंश का संस्थापक बताते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं सोमचंद के बारे में। तो इसमें दोस्तों तीन इतिहास, एटकिंसन, बदियत पांडे और वाल्टन, ये सोमचंद को कुमाऊं में चंद राजवंश का संस्थापक बताते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें एटकिंसन के बारे में, तो इतिहासकार एटकिंसन कुमाऊं के चंद वंश का संस्थापक सोमचंद को बताते हैं, और ये दोस्तों दो धारणाएं बताते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं पहली अवधारणा के बारे में। तो दोस्तों जब कत्यूरी राजवंश पतन की ओर जा रहा था तो उस समय कत्यूरी राजवंश के सिंहासन पर एक अयोग्य शासक, कामुक शासक और अत्याचारी शासक ब्रह्मदेव गद्दी पर बैठे। तो उनके शासनकाल में दोस्तों राज्य अशांति, कलह और षड्यंत्रों का केंद्र बन गया। जगह जगह पर अत्याचार बढ़ने लगे, अराजकता का माहौल होने लगा। और दोस्तों जो राज परिवार के सदस्य थे उन्होंने अपने छोटी छोटी जमीनों पर कब्जा कर लिया और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। तो जगह जगह दोस्तों अत्याचार बढ़ने लगा, और खासकर जो चंपावत वाला इलाका था तो वहाँ पे दोस्तों अत्याचार बढ़ने लगा, अब जिसके कारण वहाँ के लोग परेशान होने लगे। दोस्तों कुछ जनप्रतिनिधि कन्नौज के राजा नरेश से मिलने गए और उन्होंने नरेश राजा को अपने यहाँ की स्थिति के बारे में बताया और उनसे निवेदन किया कि आप हमारे यहाँ शांति स्थापित करवाइए। इसी क्रम में दोस्तों जो कन्नौज के राजा नरेश थे उन्होंने अपने भाई सोमचंद को कुमाऊं भेजा, और दोस्तों सोमचंद ने बड़ी चतुराई से अपनी योग्यता का परिचय देते हुए यहाँ पे शांति स्थापित कर दी।
तो जिससे दोस्तों ब्रह्मदेव खुश हो गया। तो इसी खुशी में उसने दोस्तों अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद से कर दिया और चंपावत की कोतवाल छावनी दहेज के रूप में सोमचंद को दे दी। तो दोस्तों सोमचंद ने सोये नामक स्थान पर अपना किला स्थापित किया और वहीं से राज करने लगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी किंवदंती के बारे में। तो दूसरी किंवदंती के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो सोमचंद बद्रीनाथ यात्रा पे आए हुए थे और उनकी बीच रास्ते में ब्रह्मदेव से भेंट होती है। ब्रह्मदेव से भेंट होती है तो दोस्तों ब्रह्मदेव उनकी योग्यता से खुश होकर अपनी बेटी का विवाह उनसे कर देता है और उन्हें दहेज के रूप में एक चंपावत की छोटी सी जागीर दे देता है। बात करते हैं दोस्तों बद्रीदत्त पांडे के बारे में। तो दोस्तों बद्रीदत्त पांडे भी चंद्रवंश का संस्थापक सोमचंद को मानते हैं। दोस्तों ये बताते हैं कि कत्यूरी नरेशों के अत्याचारों से परेशान होकर कुछ लोग झूसी इलाहाबाद गए और वहां के राजकुमार सोमचंद को यहां आने के लिए निमंत्रण दिया। तो जब सोमचंद यहां आए तो लोगों ने उन्हें यहाँ के रीति रिवाज, परंपराओं और रहन सहन से परिचित करवाया। दोस्तों ज्योतिषों ने सोमचंद को उत्तर की यात्रा का सुझाव दिया। तो इसी क्रम में उनकी ब्रह्मदेव से भेंट होती है। ब्रह्मदेव दोस्तों उनकी योग्यता से इतने खुश हो जाते हैं कि अपनी एकमात्र पुत्री का विवाह उनसे कर देते हैं और उन्हें चंपावत में जागीर दे देते हैं, जिसमें सोमचंद अपना एक दुर्ग बनाते हैं और वहीं से राज स्थापित करते हैं और राज्य करने लगते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं एटकिंसन। तो एटकिंसन क्या कहता है कि जो सोमचंद आया था या सोमचंद ने राज किया था या शासन किया था, तो उन्होंने 953 ईस्वी में शासन प्रारंभ किया था। बद्रीदत्त पांडे ने दोस्तों इनकी शासन की तिथि 700 ईस्वी बताई है। इतिहासकारों में सोमचंद के शासन की तिथि को लेकर अलग अलग मतभेद है। दोस्तों जो सोमचंद के शासन की वास्तविक तिथि निकाली जाती है, जो उसके आसपास तिथि निकाली जाती है, वो है 1020 से 1025 ईस्वी और यह तिथि दोस्तों अधिकांश इतिहासकार मानते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों सोमचंद के बारे में। तो सोमचंद कहाँ से आया था? झोसी इलाहाबाद, जो कि इलाहाबाद में पड़ता है, तो वहां से आया था और वहीं का निवासी था। तो एटकिंसन भी यही बताते हैं और बद्रीदत्त पांडे भी यही बताते हैं और साथ में वाल्टेन भी यही बताते हैं। तो दोस्तों एक कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव की पुत्री से क्या किया था? उसने विवाह किया था। तो इसको 15 बीघे जमीन तराई भाबर में ब्रह्मदेव ने दी थी और यही दोस्तों इसने अपना किला बनवाया था जिसका नाम था राजबुंगा किला। तो इसने दोस्तों राजबुंगा किला बनवाया था जो कि चंपावत में है। और शासन की तिथि दोस्तों हमने बात की 1020 से 1025 ईस्वी इसकी मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं थोरचंद के बारे में। तो थोरचंद को कौन कौन से इतिहासकार कुमाऊं में चंद्रवंश का संस्थापक मानते हैं? तो दोस्तों अगर मैं बात करूं फ्रांसिस हैमिल्टन के बारे में, तो उनकी पुस्तक है किंगडम ऑफ नेपाल। तो दोस्तों किंगडम ऑफ नेपाल में लिखते हैं, जो कि उन्होंने जयदेव त्रिपाठी के पुत्र कनकनिधि प्रेमनिधि से साक्ष्य लिया है। तो उससे वो लिखते हैं कि जो थोरचंद थे वो कहाँ से आए थे? इलाहाबाद के झोसी से आए थे और कहाँ पे? नेपाल में बसे। तो फ्रांसिस हैमिल्टन बताते हैं कि थोरचंद इलाहाबाद के झोसी से आए थे और नेपाल के करवीरपुर राज्य में जा बसे थे और वहां पे किसी राजा के यहाँ नौकरी करने लगे थे। तो बाद में दोस्तों ये उस राज्य पे सत्ता स्थापित कर लेते हैं। उसके बाद कुमाऊं आ जाते हैं और यहाँ पे सत्ता स्थापित कर लेते हैं। तो थोरचंद झोसी से नेपाल आया था जो कि करवीरपुर राज्य में जा बसा था। और दोस्तों जो फ्रांसिस हैमिल्टन है ये इसकी तिथि बताते हैं 1881 ईस्वी। करवीरपुर राजा के अधीन था जो कि नेपाल में पड़ता था। तो अब बात करते हैं दोस्तों डब्ल्यू फ्रेजर के बारे में। तो ये अपनी पुस्तक रिपोर्ट्स ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल, जो कि 1813 में प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों ये अपनी जो इस पुस्तक में विवरण लिखते हैं या साक्ष्य लिखते हैं, ये हर्षदेव जोशी के विवरण के आधार पर लिखते हैं। ये दोस्तों बताते हैं कि कुमाऊं में चंद्रवंश का संस्थापक थोरचंद था, जिसकी उम्र उस समय 16 या 17 वर्ष। दोस्तों डब्ल्यू फ्रेजर अपनी पुस्तक रिपोर्ट एंड कुमाऊं एंड गढ़वाल में लिखते हैं कि कुमाऊं में चंद्रवंश का संस्थापक कौन था? थोरचंद था और ये 1813 में प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों यहाँ अगर इसके शासन तिथियों के बारे में करो तो यहाँ भी अलग अलग मतभेद है। तो दोस्तों जो इसकी तिथि निकल के आती है सामने, वो आती है 1262 ईस्वी। तो दोस्तों यहाँ पे थोरचंद और सोमचंद में बहुत ज़्यादा मतभेद है। अलग अलग इतिहासकार इसको थोरचंद को और सोमचंद को
इसका संस्थापक मानते हैं। लेकिन दोस्तों अगर इसके वास्तविक संस्थापक के बारे में बात करें तो वो है सोमचंद, और आयोग भी इसी सोमचंद को इसका संस्थापक मानते हैं। और इसकी शासन स्थिति के बारे में बात करें, इसकी शासन तिथि के बारे में बात करें तो दोस्तों सोमचंद की 1020 से 1025, और दोस्तों थोरचंद की है 1262 ईस्वी, यानी कि चंद्रवंश का संस्थापक सोमचंद है। तो प्रारंभ में दोस्तों जितने भी चंद राजा होंगे डोटियों के अधीन होंगे और डोटियों को कर देते थे। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। तो दोस्तों ये हो गया पिथौरागढ़, ये हो गया चंपावत, और ये हो गया दोस्तों उधम सिंह नगर। तो पिथौरागढ़, चंपावत, और ये हो गया उधम सिंह नगर, और यहाँ पे हो गया नैनीताल। तो दोस्तों जो पिथौरागढ़ का पूरी हिस्सा था ये, तो यहाँ पे डोटी शासन करते थे। तो यहाँ पे डोटी शासन करते थे, जो कि कहाँ पड़ता था? नेपाल में, नेपाल, जो कि नेपाल में पड़ता था। तो दोस्तों यहाँ पे डोटी शासन करते थे जो रैका वंश के थे, रैका वंश। तो दोस्तों ये थे रैका वंश के। तो दोस्तों ये जो डोटी यहाँ पे पिथौरागढ़ के पूरे हिस्से पे शासन करते थे। दोस्तों इसका पिथौरागढ़ का जो पश्चिमी हिस्सा था ये कहलाता था सीरा, सीरा। तो ये सीरा भी प्रारंभ में डोटियों के अधीन था, डोटियों के अधीन था। तो दोस्तों प्रारंभ में जितने भी चंद राजा होंगे ये किसके अधीन थे? ये जो चंद राजा होंगे जितने भी शासन ये होंगे डोटियों के अधीन, ये होंगे डोटियों के अधीन और डोटियों को कर देते थे। लेकिन उसके बाद एक प्रतापी राजा होता है भारती चंद। तो भारती चंद आता है, एक प्रतापी राजा को कहता है कि नहीं, हम डोटियों को कर नहीं देंगे, हम डोटियों को कर नहीं देंगे, हम उनसे युद्ध लड़ेंगे, उनसे संघर्ष लड़ेंगे। तो बाद में दोस्तों उनसे युद्ध लड़ता है और ये युद्ध 12 वर्ष तक लड़ा जाता है और उसमें भारती चंद की विजय होती है और अपने राज्य को स्वतंत्र करा लेता है डोटियों से। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं चंद वंश के संस्थापक सोमचंद के महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। तो दोस्तों जो सोमचंद के शासन की तिथि है उसको लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। बद्रीदत्त पांडे 700 ईस्वी बताते हैं, एटकिंसन 953 ईस्वी बताते हैं, जबकि अजय रावत 1018 ईस्वी बताते हैं। तो हम लेके चलते हैं दोस्तों बद्रीदत्त पांडे को, जो कि 700 ईस्वी बताते हैं। तो हम चलते हैं, स्थापना मानो हमने 700 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई सोमचंद द्वारा, चंद्रवंश की। तो अब पढ़ते हैं हम इसके एक एक राजा के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके संस्थापक सोमचंद के बारे में। तो हम बद्रीदत्त पांडे के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। 700 से 712 ईस्वी इसने शासन किया, 700 से 712 ईस्वी तक इसने शासन किया। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसके धर्म की, तो ये मानता था शैव धर्म को। तो शैव धर्मानुयायी था, ये शैव धर्म को मानने वाला था। अगर निवासी की बात करें तो दोस्तों ये झोंसी, जो कि इलाहाबाद में पड़ता है, तो झोंसी यानी प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश का निवासी था। तो दोस्तों ये यहाँ पे क्या पर्यटक के तौर पे आया था और ब्रह्मदेव इसकी योग्यता से खुश हो गया था, तो उसने अपनी पुत्री का विवाह इससे कर दिया था, अपनी पुत्री का विवाह से कर दिया था। और दोस्तों विवाह की बात करें तो विवाह किससे हुआ था? ब्रह्मदेव की बेटी से, ब्रह्मदेव की पुत्री से। और दोस्तों इसने क्या किया था? जो उसे दहेज रूप में क्या मिली थी? जागीर मिली थी। तो उसने वहाँ किले का निर्माण कराया था, जिसे कहते हैं राजभुंगा का किला। तो जिसे कहा गया है राजभुंगा का किला, जो कि कोतवाल छावनी चंपावत में स्थित है, कोतवाल छावनी चंपावत में स्थित है। और दोस्तों इस आकार की बात करें तो इसका आकार है अंडाकार, और इसी राजभुंगा किला को इसने अपनी राजधानी बनाया था, इसी राजभुंगा किला को अपनी राजधानी बनाया था। तो कहाँ पे? चंपावत में। अगर आपसे पूछता है राजभुंगा किला कहाँ है, तो चंपावत में। और दोस्तों जब इसने ये राजभुंगा किला बना दिया था तो इसकी सुरक्षा के लिए इसने 4 किलेदार रखे थे, 4 किलेदार रखे थे, जिसे कहा गया है चाराल, जिसे चाराल कहा गया है। तो ये दोस्तों 4 किलेदार थे, कार्की, बोरा, तड़ागी, चौधरी, कार्की, बोरा, तड़ागी, चौधरी। और दोस्तों ये कहाँ के थे? नेपाल मूल के थे। तो ये थे नेपाल मूल के। अगर 2 गुट की बात करो तो दोस्तों सोमचंद ने अपने 2 गुट रखे थे जो इसकी रणनीति तय करते थे। तो उसकी रणनीति तय करते थे वो थे मेहरा और फरत्याल। तो दोस्तों जो मेहरा और फरत्याल राजपूत थे, तो ये सोमचंद के 2 गुट थे। तो यही दोस्तों इसके रणनीतिकार थे, ये इसकी रणनीति तय करते थे। और यही इसमें मंत्री और सेनापति भी होते थे। तो मंत्री और सेनापति भी कौन होते थे? मेहरा और फरत्याल ग्रुप के लोग होते थे। अब बात करते हैं दोस्तों मेहरा। तो मेहरा रहते थे कोटलगढ़, मेहरा रहते थे कोटलगढ़ में, और फरत्याल रहते थे डुंगरी में। तो मेहरा कहाँ रहते थे? कोटलगढ़ में, और फरत्याल डुंगरी में रहते थे। दोस्तों अगर और डीपली बात करें तो जो दोस्तों फरत्याल थे, तो जो राजा रहता था वो इस गुट में रहता था,
फर्त्याल ग्रुप में, और दोस्तों जो राजकुमार होता था वो मेहरा ग्रुप में रहता था। तो दोस्तों अगर हम बात करें सोमचंद ने सबसे पहले किसे हराया था, तो सोमचंद ने सर्वप्रथम हराया था दोनकोट के रावत। तो दोनकोट में जो रावत राजा था सबसे पहले उसको हराया था सोमचंद ने। अगर बात करते दोस्तों चौथानी ब्राह्मण, तो इसने क्या की थी, सोमचंद ने चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी। तो दोस्तों इसने 4 ब्राह्मणों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया था जिन्हें चौथानी ब्राह्मण कहा गया था। तो इसने चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति भी की थी। और दोस्तों अगर बात करें ये एक मांडलिक राजा था। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि प्रारंभ में जितने भी चंद राजा होंगे वो डोटियों के अधीन होंगे और डोटियों को क्या देंगे, कर देंगे। डोटी यानी नेपाल के राजा के अधीन होंगे और उनको कर देंगे। तो दोस्तों सोमचंद भी क्या था, एक मांडलिक राजा था, यानी एक छोटे से मंडल का राजा था और किसके अधीन था, डोटियों के अधीन था, उनको कर देता था। तो उस समय अगर बात करें दोस्तों, उस समय डोटी नरेश था यानी डोटी राजा था जयदेव मल। तो इसी जयदेव मल के अधीन था सोमचंद का राज्य। बाद में मैंने कहा दोस्तों भारती चंद आता है, वो क्या करता है, संघर्ष करता है डोटियों से और अपने राज्य को स्वतंत्र करा लेता है पूर्ण रूप से। अब बात करते हैं दोस्तों आत्मचंद के बारे में। तो इसके बारे में दोस्तों कोई खास जानकारी नहीं मिलती। तो इसका जो शासनकाल 721 से 740 ईस्वी माना जाता है। तो दोस्तों आत्मचंद को बारे में कुछ खास तथ्य नहीं मिलता, बस इतना माना जाता है कि इसे कत्यूरों का भांजा कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों जो सोमचंद की पत्नी थी वो कौन थी, ब्रह्मदेव, जो कि एक कत्यूर राजा था, उसकी बेटी थी। तो इसलिए आत्मचंद जो कि सोमचंद का पुत्र था, तो इसे कत्यूरों का भांजा कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे नंबर के बारे में, पूर्णचंद। तो इसके बारे में भी खास जानकारी नहीं मिलती, ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो 741 से 758 ईस्वी इसका शासन के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे आने वाले राजाओं को कवर करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही दोस्तों सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन को दोस्तों जरूर दबा लें ताकि आपको हमारे डेली अपडेट से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलते रहे।